ये वाई मर्जर और टेक ओवर मे नॉट बी एबल टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स लाइक सिनर्जी, वो हमने पढ़ लिया था कल। अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड देयर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन इन मार्केट। अच्छा, ये हम इसको अभी कवर करते हैं। वो यही स्लाइड शो भी थी, मैं स्लाइड शो नहीं यूज करता, स्कूल में कर लेता हूँ, यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चले नोट से ही हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये वही चीज़ें हैं जो नोट्स में भी लिखी हुई हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड ग्रोथ क्या हैं? तो उसमें पहले मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑफ कोर्स बिजनेस एक्सपैंड कर गया है तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल है। हमने पहले भी इस पे बात की थी कि आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप, अगर एक हेड ऑफिस आपका एक कंट्री में या एक रीजन में है, तो आप आसानी से जो है वो तमाम स्टाफ को या रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो उसके लिए फिर ये इशू है जिसकी वजह से जो है ना वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, क्योंकि मिस्टेक्स फिर ज़्यादा होंगी अगर वर्कफोर्स आपकी क्लियर नहीं है कि व्हाट टू डू। तो उसके लिए मैंने ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है बोल्ड करके, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर माइट बी रिक्वायर्ड विच प्रमोट्स डेलीगेशन एम्पावरमेंट। इसी कल भी बात हुई थी कि आप फिर ये करते हैं कि आप एम्पावर कर देते हैं, आप डेलीकेट कर देते हैं, मतलब पावर्स ट्रांसफर कर दिए हैं उन लोगों को जो उस वक्त वहां पर मौजूद हैं, हु आर क्लोजर टू ऑपरेशंस, जो ग्राउंड लेवल पे वहां काम कर रहे हैं। सो दे आर एबल टू टेक डिसीजन फार बेटर देन द पर्सन हु इज एक्चुअली लोकेटिंग फार अवे फ्रॉम द द एरिया ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है या काम हो रहा है। तो एक ये तरीका है जिससे आप मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं, वैसे तो रैपिड ग्रोथ भी इस इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है अगर आप बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टिल कर रहे हैं तो इससे आप काफी हद तक जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और डेलीगेशन एम्पावरमेंट आपको पहले ही पता है एएस में। अच्छा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एज वर्कर्स माइट बी फॉलोइंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बात हुई थी। जल्दी जल्दी एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपने वर्कर्स को ट्रेनिंग उस तरह से दी नहीं हुई, या वर्कर्स यूज टू नहीं है उस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के अंडर या लीडरशिप स्टाइल के अंडर काम करने के। तो फिर आप वो स्पिरिट स्पिरिट ऑफ टीम वर्क को प्रमोट करें, और उसके लिए फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हो सकती हैं वर्कर्स के साथ, और वहाँ ये बताया जाए कि इट डज नॉट मैटर कि विच कंपनी यू बिलोंग टू अर्लियर और अंडर व्हाट मैनेजमेंट स्टाइल यू वर वर्किंग। अब आपको एक टीम में काम करना है तो आपने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। तो टीम स्पिरिट जो है ना वो आपको बहुत ऊपर ले जाती है, और यू वर्क आउट ऑफ योर स्किन। मतलब ये कि जिस तरह टीम्स होती हैं गेम्स के अंदर भी, तो उसमें अब कोई प्लेयर किसी रीजन से आया है, कोई बैकवर्ड एरिया से आया है, कोई डेवलप्ड एरिया से आया है, या पाकिस्तान को ही ले लो, कोई लाहौर इस्लामाबाद से खेल रहा है उस टीम में, कोई पीछे जो है ना वो जाके कोई चिन्नौर से आया हुआ है, या जो है वो किसी और बैकवर्ड एरिया से। तो लेकिन जब वो उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है, टीम स्पिरिट यही है ना, कि टीम स्पिरिट में आपने टीम को लेट डाउन नहीं होने देना। तो उसमें आपके जो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं या इंडिविजुअल इश्यूज हैं, आप उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, वी हैव अ बिगर टारगेट, दैट इज आर टीम्स टारगेट। हमने वो अचीव करना है और हमने एक दूसरे को कॉपरेट करना है, रिगार्डलेस ऑफ कि हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग मिलता है या नहीं मिलता, हमारी अप्रोच मिलती है टुवर्ड्स आर वर्क और नॉट। तो वो इवन के कल्चर भी मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो फिर आप तो जब टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जाता है तो बाकी चीजें जो है ना वो फिर सेकेंडरी लगती हैं। तो ये एक तरीका है आपका इसको सॉल्व करने का मैनेजरियल। फिर मार्केटिंग इश्यूज भी आ जाते हैं कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो और डिफरेंट रीजन में जा रहे हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो बहुत से तरीके हैं, या तो आप एक ही प्रोडक्ट में अगर डील कर रहे हैं जैसे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में होता है, तो फिर भी आपको डिफरेंट रीजन में तो जाना है वहां पर। तो वहां पर एक ही तरह की स्ट्रेटजी तो फॉलो नहीं होनी वहां पर। वहां के लोगों का कल्चर फर्क है, वैल्यूज फर्क है, इनकम लेवल फर्क है। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उसी तरह से ही होगी। जैसे आपको पता है कि यूरोप के अंदर जो है वो फैमिली जो फैमिली जो है ना वो इकट्ठी नहीं रहती, और वहाँ वो फैमिली लव का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह के हम लेते हैं, या मदर फादर का कॉन्सेप्ट भी उस तरह का नहीं है। तो आप किसी भी अपनी प्रमोशनल कैंपेन में एडवर्टाइजमेंट में इस तरह का कोई इमेज दे रहे हैं तो वो शायद उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए, कौन, यूरोपियन पीपल। तो आपको वहां पर भी ऑल्दो यू आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, लेकिन आपको वो दिखाना है। मैंने पहले भी बहुत सी एग्जांपल दी हुई है कि इन एन एड यू इट्स बीइंग शोन दैट मदर इज सर्विंग द होल फैमिली, और द होल फैमिली इज सिटिंग ऑन द टेबल, और जो है ना माँ सर्व कर रही है। हमें तो अच्छा लगेगा, यार माँ है, माँ तो इसलिए होती है यार, वो कुर्बानी देती है। तो यूरोप में कहेंगे भाई माँ क्यों कुर्बानी दे भाई, बाप क्यों ना दे कुर्बानी। और वहां तो मदर मदर फादर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो तो समझते हैं जी इक्वल राइट्स हैं। और राइट्स हैं, लेकिन अब
हाँ, इक्वल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। इक्वल राइट्स होते हैं लेकिन अपनी अपनी जगह पर ना, जो रोल सोसाइटी में दिया गया है या जो अल्लाह ताला ने दिया है उस हिसाब से इक्वल राइट्स हैं। ये थोड़ी है कि दोनों एक ही तरह एक ही माशरे में जो है ना वो जो चाहे कर सकें, मुमकिन नहीं है। तो एनीवे वहां पर नहीं है इस तरह से। तो वहां तो असल में इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इंडिपेंडेंस दी गई है। तो वहां पे आप फिर एडवर्टाइजमेंट भी, आपको यू नीड टू पोर्ट्रे द इमेज जो कि इन लाइन हो विद द कल्चर जो वहां पर प्रिवेल करता है। तो वो आपको फिर वन मार्केटिंग स्ट्रेटजी मे नॉट वर्क, तो उसका सोल्यूशन यही है कि एक स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वहां प्रोडक्ट बेचना है तो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी जो कि उनके कल्चर से मैच करती है। अच्छा, और लोग एसोसिएट कर सके कि हाँ जी हाँ ये हमारे साथ ये चल रहा है। जरा कि हमारे यहाँ अगर एक दिखाते हैं आपको कि कोई यंग लड़कियां वो आपस में ऐसी आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमारे यहाँ शायद ज्यादा होता है क्योंकि हमारे यहाँ वेले लोग ज्यादा होते हैं। बाहर उस तरह से नहीं होता, वहाँ सड़कों पे रुलते फिरते नहीं है लोग कि मोटरसाइकिलों पे निकल के तो इकट्ठे, मतलब वहाँ कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई आउटिंग कर रहे हैं, ठीक है टीनेजर्स वहां भी जाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है कि ऐसे ही जो है वो 14 अगस्त पे जो है ना बाजे लेके निकल गए। तो इसका मतलब है कि आपको ये भी समझना है। ऑल्दो अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं तो मोरलेस टीनेजर जो है ना उनकी एक जैसी डिजायर्स होती हैं कि उन्हें जो है वो पैसा भी फैसिनेट करता है, इनोवेशन फैसिनेट करती है, न्यू जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको जल्दी बाय करना पसंद करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को आप ले लो तो ये जरूर है, लेकिन स्टिल डिफरेंस फिर भी मौजूद है। तो आपको ये फिर देखना पड़ेगा। फिर लॉस ऑफ कंट्रोल बाय ओरिजिनल ओनर्स, ये भी समझ आती है। बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है तो लेट्स से आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और आप ज्यादा शेयर इशू कर रहे हैं। तो ज्यादा शेयर अगर इशू कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी है क्या, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी जिनको ओरिजिनल ओनर्स बोलते हैं, अब उनके पास मेजोरिटी शेयर ना रहे। तो अगर मेजोरिटी शेयर नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना जो है ना वो डिपेंड करता है कि शेयर होल्डिंग पावर कितनी है आपके पास। तो आपके पास अगर शेयर होल्डिंग पावर कम हो गई अब क्योंकि आपने और शेयर भी इशू किए हैं कंपनी ने और आपने वो नहीं खरीदे या नहीं खरीद सके, ऑफ कोर्स हर बंदे की एक लिमिट तो होती है ना खरीदने की, तो फिर आपका वो कंट्रोल चला जाएगा क्योंकि कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। तो ओरिजिनल ओनर्स का ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए। कंपनी हमने स्टार्ट की और हम ही मैनेज नहीं कर सकते उसको, तो ये इशू तो है। तो उसका फिर यही तरीका है कि अपने आप रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं तो फिर आप शेयर इशू करके ना करें। फिर आप लोन ले लिया है उसके थ्रू या कोई और वेज है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, करना चाहें तो, क्योंकि बहुत से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने एएस में पढ़े हुए हैं, आप ओ लेवल में भी पढ़े हुए हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अच्छा, वेन मर्जर और टेक ओवर इज लाइकली टू फेल, क्या थी फाइनेंशियल हमने पहले पढ़ा है ना। अच्छा पहले यहाँ पे था ये फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंशियल रह गया था। तो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, टेक ओवर कर रहे हैं, बड़ी अमाउंट चाहिए, हमने बढ़ा है ये, तो अब आपने उनको पेमेंट करनी है, और आपको पेमेंट कर दी तो आपके पास अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए या अपनी बिजनेसेस को रन करने के लिए जो ओरिजिनल है वो कैश का शॉर्ट ना हो जाए। तो उसका तरीका क्या है, मैंने लिखा हुआ है कि आप कंपनी अगर टेक ओवर कर रहे हैं तो कैश दें ही ना, आप उनको शेयर ऑफर कर दें, यानी कि जो नया जिनकी कंपनी आप खरीद रहे हैं जो ओनर्स हैं उनको कहें भाई आप हम आपको कैश नहीं देंगे, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर दे देंगे और आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाए। और वो काफी बड़े शेयर होल्डर होंगे ऑफ कोर्स, आप इतनी बड़ी कंपनी है तो वो उससे फायदा ये होता है कि कैश भी नहीं जाता और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, फाइनेंशियल इशूज नहीं आएंगे। और ऐसा मैंने पास पेपर में देखा भी हुआ कि केस स्टडी में ये डील की भी हुई है कि कैश नहीं दे रहे और आपको कह रहे हैं कि टेक ओवर कर लें, सॉरी टेक ओवर कह रहा हूँ, शेयर खरीद लें हमारे से, तो उससे सेविंग हो जाती है आपकी। फिर इट में लीड टू कैश फ्लो प्रॉब्लम एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। तो आपकी जब बिजनेस एक्सपैंड करता है तो आपके लिए फिर कैश फ्लो को वर्बली मैनेज करना आसान नहीं होता कि अच्छा इतना इनफ्लो आउटफ्लो है, आपके लिए फिर बकायदा आपको वर्किंग करनी पड़ती है जिसको कैश फ्लो फोरकास्ट बोलते हैं। बिजनेस आपका एक्सपैंड कर गया तो, और बहुत सी एक्टिविटीज हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स हैं आपके, हर प्रोडक्ट में देखना है कितना वो इनफ्लो जनरेट कर रहा है, कितना आउटफ्लो उसको इसके लिए चाहिए। तो फिर कैश फ्लो फोरकास्ट के थ्रू आप जो है ना वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कैश फ्लो प्रॉब्लम इज बाउंड टू होकर वो आना ही आना है आपको, अगर आप वैसे ही मैनेज कर रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे। लॉन्ग टर्म बोरिंग रिड्यूसेस द प्रॉफिट एज इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। फाइनेंस के लिए आपने लोन लिया, लोन के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है और वो आपके प्रॉफिट को कम करेगा। तो इसलिए आप उसके लिए बेहतर है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इस्तेमाल कर लें, एक्सटर्नल सोर्स ना करें। तो आप देख रहे हैं कि ये एएस के कॉन्सेप्ट भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो P3 और P4 का पेपर देते हुए एएस के सिलेबस को रिवाइज करके जाना है, उसको फेंकना नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आ गया व्हेन मर्जर और टेक ओवर इज लाइकली टू फेल प्लस सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ साथ। एक
आपने मर्जर किया, टेक ओवर किया, कल्चर और अप्रोच मैच नहीं कर रही, वही वर्कर्स की, मैनेजर्स की। हमने पहले ही पढ़ा था मैनेजमेंट। अब जो आपने टेक ओवर कर लिया, तो मैनेजमेंट जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो बॉसी है, मैनेजमेंट। और जो वर्कर जो अब आए हैं दूसरी कंपनी जो टेक ओवर की गई उसके, तो वो बॉसी स्टाइल को कभी वो यूज टू नहीं है, तो वो उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे। आप उनको निकाल भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप जो वैल्यूएबल कस्टमर उनको तो रखते हैं ना। माना जब टेक ओवर और मर्जर होता है तो रिडंडेंसी होती है, डाउनसाइजिंग की जाती है, लेकिन आप उन वर्कर्स को स्टिल रखते हैं जो आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वैल्यूबल है हमारी कंपनी को, या उस ओल्ड जो कंपनी आपने खरीदी है उसको चलाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दे आर क्वाइट फेमिलियर विद दैट बिजनेस। हम तो नए हैं, हमने खरीदा है, तो उनको ज़्यादा पता है। तो उनको आप निकालेंगे तो नहीं, लेकिन वो अब उससे अगर वाकिफ नहीं है अप्रोच और कल्चर से, तो फिर ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम होगी आपको। और वो जो नई कंपनी आपने खरीदी है, यू माइट नॉट बी एबल टू रन इट सक्सेसफुली, क्योंकि जिनके बेसिस पे आपने सक्सेसफुल रन करना है, वो ही काम नहीं कर पा रहे इफेक्टिवली। तो उसके लिए फिर अप्लाई चेंज मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया था। ये चेंज मैनेजमेंट एक्चुअली एक होल प्रोसेस है, आपने याद रखना है। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक चेंज लाने लगे हैं कल्चर में, अप्रोच में, ठीक है? तो आपने एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है, कीप इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द चेंजेस। ऑफ कोर्स एकदम बहुत बड़ा चेंज नहीं लाते आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ट्रैफिक में चेंज आ रहा है कि जी अब आप को जो है ना वो कैमराज लग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो और अभी चालान और अब लगा दिए, फिर काफी देर नहीं चालान किया, कह दिया लेकिन चालान नहीं किया, तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम उस कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। हमें इशारा देखते हैं तो हम तोड़ देते हैं। तो अब आप कहें यार आप हमें पता ही नहीं था कि जी ये इस तरह भी होता है, तो आपको टाइम लगेगा एकदम। अगर आप बड़ा चेंज लाएंगे तो इट मस्ट बैकफायर, और वो नुकसान ही देगा आपको, आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को हैम्पर करेगा। तो आपको ये ग्रेजुअली लेके आना है, और वर्कर्स को बार बार मीटिंग बुला के वो छोटे छोटे स्टेप्स में वो चेंजेस लेके आते जानी है, ताकि इन द एंड यू आर एबल टू मेक ए बिग चेंज। तो ये अगर तो चेंज मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है, और ये कि इसमें आप बाकायदा से एक्सपर्ट्स हायर करते हैं जो कि जानते हैं कि चेंज मैनेजमेंट कैसे लाई जाती है, और उनको आप जो है ना क्या कहते हैं, स्टेशन करते हैं अमंग वर्कर्स। वहां आपने रखा उन्हें एज एम्प्लॉयज ही बेशक, और वो वर्कर से पूछते रहते हैं कि व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट द चेंज, ताकि अगर कोई रिजेंटमेंट है वर्कर्स की, कोई डीमोटिवेशन है, तो आप उसको साथ साथ एड्रेस करते जाए। यानी कि आपको लगा कि आप नई मशीनरी लाने लगे हैं और उसके लिए ट्रेनिंग का आप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर वर्कर्स आर नॉट हैप्पी, लेकिन वो कन्वे नहीं कर रहे द सेम टू द मैनेजमेंट, उन्हें डर है कि कहीं जॉब ना जाए। तो आपको, और फिर ऑफ कोर्स जब अगर आपको नहीं पता और आपने वो चेंज लेकर आ गए हैं और अब वर्कर्स काम नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम हो गई आपके लिए। तो इतना बड़ा खर्चा भी कर लिया मशीनरी का, और वर्कर्स काम भी नहीं कर रहे, तो आपने जो एडवांटेज हासिल करना था प्रोडक्टिविटी का, कॉस्ट का, क्वालिटी का, वो यू वोंट बी एबल टू अचीव इट। तो वो आपको बताते जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप फिर मीटिंग्स बुला के उन्हीं इश्यूज को एड्रेस करते हैं बिफोर दैट चेंज हैपेंस, कि जी अच्छा हम ऐसे कर लेंगे। यू आर आप वर्कर्स को फील करवाते हैं कि यू आर सिक्योर, और यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन विद दैट चेंज। आपको आपकी सैलरी बेहतर हो जाएगी, या आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। बहरहाल ये हम लेटर चैप्टर में इसमें भी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझाना मेरे ख्याल में काफी था, ताकि आप इसको डेवलप कर सकें। तो एक आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। फिर हो सकता है कल्चर एकदम कहाँ चेंज होता है। आप सोसाइटी में हमारा कल्चर देख लो, चेंज होता है हमारा कल्चर। हम 14 अगस्त में रोक सकें लोगों को कि मोटरसाइकिल पे सलेंसर निकाल के ना निकलें, या वो बाजे लेके ना निकलें? निकलते हैं हम। जबकि कहा गया था कि भाई जब आप बाजे लेके नहीं निकलना, पकड़ आपको पकड़ेंगे, लेकिन इतना इजी है नहीं ना। अच्छा, फिर प्रोडक्ट्स इन entirely डिफरेंट मार्केट्स कैन नॉट अवेल इकोनॉमी ऑफ स्केल कंप्लीटली। ये भी आ गया कि अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट रीजन में आप अपडेट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने बल्क में बाय कर लिया रॉ मटेरियल, और पाकिस्तान में भी वहीं से सप्लाई कर रहे हैं, और ऑस्ट्रिया में भी वहीं से सप्लाई कर रहे हैं। वो वहां से वो तो वहीं से करीब से लेंगे ना जो सोर्स है। तो उसमें जो बल्क बाइंग एडवांटेज है आपका, वो आपको फिर अवेलेबल नहीं होगा इस केस के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर नजर आ रही है आपको टेक ओवर में, और इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट रीजन में, तो उसका ये हो सकता है कि आप फिर वो रीजन जो ऐसे सोर्स के करीब हैं, आप वहीं कंपनीज को टेक ओवर या मर्ज कर रहे हैं। मतलब एशिया के अंदर अगर आप हैं, या साउथ एशिया में हैं, और आपने एक सोर्स पकड़ लिया है, तो साउथ एशिया में अगर आप एक ही सोर्स से अगर मटेरियल भेज भी रही हैं, तो शायद इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ये सोल्यूशन तो हो सकता है। अदरवाइज जो है ना वो आपको ये जो सिनर्जी वाला एडवांटेज है, बल्क बाइंग वाला नहीं होना। फिर टू बिग टू हैंडल नहीं, सारी मतलब बड़ी हो गई है, तो ये हमने पहले भी कवर किया है। ये ओवरऑल बात हो रही है ना।
तो स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कर दें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करें, मतलब पावर जो है अब ऊपर से नहीं आएगी, इट डज नॉट रेस्ट एट द टॉप, वो अपने नीचे ट्रांसफर कर दिए, ताकि जहां जिस जिस जगह पर आपका बिजनेस फैला हुआ है और उन उन एरियाज में जो ओवरऑल इंचार्ज है उसको एम्पावर कर दो और वो डिसीजन ले। ग्राउंड लेवल पे वो काम कर रहा है, सारी बात है। पुअर कम्युनिकेशन, ये भी कल बात हुई थी, तो आईटी का इस्तेमाल ये हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंशन अगर है तो आप उतनी ज्यादा होती है तो ओवर एक्सपेंशन ना करें आप। रैपिड एक्सपेंशन समझ आती है, ओवर एक्सपेंशन तो होती ही नेगेटिव है, उसका कोई फायदा नहीं होता, तो उसको ना करें ताकि आप अपनी जो एक्सपेंशन की कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकें। मतलब एक हद तक आपको लगा एक्सपेंशन हो गई और जब तक आपको उसने पे ऑफ करना नहीं शुरू किया उस एक्सपेंशन प्लान ने, आप मजीद एक्सपेंशन अपनी प्लानिंग में लेकर नहीं आते, तो ये हो सकता है। अच्छा, अब आगे ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। अच्छी टर्म्स हैं ये, और इनको समझना भी जरूरी है। ज्वाइंट वेंचर हम समझते हैं, अब पहले तो अभी समझ लें कि इन दोनों में फर्क क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस। जो ज्वाइंट वेंचर है ना, मैं अगर इसको आपको पहले डायग्राम से अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो आपके लिए शायद ज्यादा आसान हो जाएगा, और फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे हो रहा है। यहीं पे देख लेते हैं। ये ऑन नहीं हुआ क्यों? ये अभी आएगा। अच्छा, ये नहीं आया अभी। अच्छा, ओके ओके। अभी एक ना चीज रह गई है, वो जो मैंने बाद में ऐड की थी ना, तो स्लाइड शो में ऐड नहीं हुई वो, इसी वजह से, क्योंकि नोट मैं हर साल अपडेट करते ही रहता हूँ ना। तो हम फिर अभी ये नोट्स को ही देख लेते हैं, वो ये है, बेसिकली मैंने स्लाइड शो थी वही आपको बताना था, ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस, तो वो अभी हम उसको देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कवर करने वाली चीज रह गई थी जो मैंने ऐड किया, क्योंकि पास में क्वेश्चन आया तो मुझे ऐड करना होता है, वो है ये, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस बीइंग टेकन ओवर। वो ओनर्स जिनका बिजनेस टेक ओवर हो रहा है उनको क्या, भाई जो कर रहे हैं उनको तो फायदा समझ आता है, पढ़ लिया सारा इंटीग्रेशन के फायदे। जिनका टेक ओवर हो रहा है उनको क्या फायदा है, और पेपर में सवाल आया हुआ है। पहला, उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है और वो उससे अपना कोई भी काम कर सकते हैं, वो कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर उनका कोई और बिजनेस पहले भी चल रहा है तो उसको सपोर्ट कर लेंगे, या उसको बंद करके आप अपने जो भी जरूरतें हैं आपकी उनको पूरी कर सकते हैं फाइनेंस के साथ। ये हो सकता है। फिर अमाउंट वुड बी मच ग्रेटर देन द प्रॉफिट, ये भी है, आपका प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है लेकिन वहां वो आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट आसानी से मिल गई है। ठीक है, और उतनी अमाउंट आपको जनरेट करने के लिए पता नहीं बिजनेस को कितने साल ऑपरेट करना पड़ना था, जो आपको नहीं करना पड़ा, और आपको फौरी तौर पर वो अमाउंट एक मिल गई। और आप नए सिरे से प्लान कर सकते हैं, नया बिजनेस करना है नहीं करना है, रेस्ट करना है, बैंक में पैसे रखवा के इंटरेस्ट खाना है, क्या करना है, जो भी है वो आप कर सकते हैं। फिर शेयर्स, अगर आपको शेयर दे दिए जाते हैं और कैश नहीं दिया जाता, जो हमने अभी बात की है डील में, तो ये भी मुमकिन है। और उसमें फिर आप वो आपको शेयर मिल गए हैं, और अगर कंपनी वो अच्छी जा रही है, जो आपकी कंपनी टेक ओवर हो गई है, तो आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि अब आप ज्यादा वैल्यू के मालिक हो गए हैं। अगर आप बेचना चाहेंगे शेयर्स को तो आपको पहले से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अच्छा, फिर एक और आ गया जी कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फॉर द ओनर्स पर्टिकुलरली द बिजनेस इज हाईली गेट। हाईली गेट हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी बात जरूर इस पे कर लेते हैं। अब ये रिस्क कम हो गया आपका, वो क्या, वो ये है कि आपका बिजनेस जो है वो हाईली गेट है। इसका मतलब है कि आपका 50% से ज्यादा जो कैपिटल है वो आपने लोन लेके लिया हुआ है, यानी कि अगर आपने 10,000 का लोन लिया हुआ है और आपके पास लेट से कि 20,000 कर लेते हैं, 20,000 का टोटल कैपिटल मौजूद है, तो इंटू 100 करें, तो इसका मतलब है 50% अमाउंट आ रही है। इसका मतलब ये रिस्की है। 50% या उससे ज्यादा अगर आपका जो कैपिटल है वो आपने एक्सटर्नल सोर्स से या लोन लेकर हासिल किया हुआ है, तो ये रिस्की है, क्योंकि आपका आधा कैपिटल तो आपका है ही नहीं। तो फिर हम वो- इसमें ऐसा और लोन नहीं ना ले सकते अगर हाईली और गेट है। लोन लेना भी मुश्किल होगा, बैंक नहीं देंगे, और आपके लिए भी रिस्की है कि जब आपको वापस करने पैसे पड़ रहे हैं और नहीं कर पा रहे, और आपको करने पड़ेंगे, तो आधा कैपिटल आपका निकल जाएगा। अगर आपने अच्छे से उस कैपिटल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ और प्रॉफिट जनरेट नहीं किया हुआ, तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका आधा कैपिटल निकल गया तो बिजनेस किस काम का रहेगा, तो ये इशू है। तो वो आप उससे बच गए, क्योंकि आपका बिजनेस फर्ज किया रिस्की था। ठीक है, वो चल रहा था इसी पे गेयरिंग पे, लेकिन अब आपने बेच दिया, आपकी जान छूट गई। अब आपका गेयरिंग तो आपकी जमीन नहीं, आपने तो वापस ही नहीं करना ना पैसे। बेशक आपने लोन लिया जो भी किया, लेकिन अब आपने बिजनेस बेच दिया, अब आप नहीं, आपका काम नहीं। आपको अच्छे से पता है कि जब हम लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं तो उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है,
इसका मतलब है कि आपने बिजनेस बेच के निकल गए, तो आप अब ओनर थे, आपसे उन्होंने कोई नहीं लेना, आपके बिजनेस से लेना है। तो बिजनेस तो आपका है ही नहीं अब, जिसका है उसको जाने। तो आपकी हाईली गेट वाली जो प्रॉब्लम है वो भी निकल गई। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? ओनर्स में गेट लोअर वैल्यू इफ दे आर पेड कंपनी शेयर रादर देन द अमाउंट ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई कंपनी, आपको फर्ज किया कि एक कंपनी है, उसके एक शेयर की वैल्यू है $10, जब वो आपको शेयर इशू करेगी तो इसका मतलब है शेयर की सप्लाई बढ़ रही है। वो ऑफर कर रहे हैं कि आपको हम दे रहे हैं, सेल ही कर रहे हैं ना। तो शेयर की सप्लाई बढ़ने से शेयर की वैल्यू कम होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी चीज की सप्लाई जब बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो शेयर की वैल्यू अगर $10 थी, वो तो आपको मिली तो $8 हो गई अब मार्केट के अंदर, तो आपको नुकसान हो गया। तो ये आपको वो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू नहीं मिली जो पहले थी। अच्छा, फिर प्रॉफिट्स कुड हैव बीन इंक्रीज्ड इफ प्रॉब्लम्स वर हैंडल्ड वेल। ये भी है कि आपने वो बिजनेस बेच दिया कि यार प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि वो प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ शॉर्ट रन की प्रॉब्लम थी। और आप उसको जैसे ही मैनेज करते या उससे सरवाइव कर पाते, तो आगे जो है वो बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली सिचुएशन थी। आगे आपको नजर आ रही थी कि आगे बिजनेस फ्रेंडली सिचुएशन मौजूद हैं, बिजनेस फ्रेंडली सिचुएशंस। लेकिन वो जो बिजनेस फ्रेंडली सिचुएशन आपको मिलेगी, वो मिलनी थी आपको लॉन्ग रन में। वो आपने वेट नहीं किया और आपने बेच दिया, और बाद में बिजनेस फ्लरिश कर गया, तो आपने तो वो जाया कर दिया अपॉर्चुनिटी ना, ज्यादा प्रॉफिट कमाने की। अच्छा, फिर माइट गेट अ लोअर प्राइस। हाँ, ये भी है कि अगर आप जल्दी में, बेचो बेचो, तो आपको शायद अच्छी प्राइस ना मिले। बिल्कुल वैसे ही है, आप गाड़ी बेचना चाहते हैं लेकिन आपको जल्दी गाड़ी बेचनी है, तो अगले तो फायदा उठाएंगे, वो जान के ज्यादा कीमत लगाएंगे नहीं, उसे पता है बंदा जल्दी में है और आपसे सस्ती गाड़ी ले लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है, तो जब तक आपको अच्छी कीमत नहीं लगती आप नहीं बेचेंगे गाड़ी। इसी तरह बिजनेस का भी सूरत हाल यही है। तो अगर आप जल्दी में बेच रहे हैं तो आपको अच्छी प्राइस कभी भी नहीं मिलेगी। अगले बड़े तेज हैं, बिजनेसमैन तो सारे ऐसे होते हैं, सारे अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जितने बिजनेसमैन होते हैं अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने वाले, क्योंकि बिजनेस में ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे कुछ नहीं होता, और यही एक प्रॉब्लम है। मेरे लिए भी प्रॉब्लम यही है कि बिजनेस मैं नहीं करता, तो मेरी यही प्रॉब्लम है कि आपने ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन नहीं है, बस पैसा कमाओ, दूसरे का नुकसान हो रहा होने दो, हमें परवाह नहीं है। अच्छा, फिर जो हमने लोअर प्राइस मिल रही है आपको किया, और बाद में शायद शेयर प्राइस बढ़ गई है क्योंकि कंडीशन अच्छी हो गई है, लेकिन आपने जो जल्दी में बेचा है तो आप गए। अच्छा, फिर अम, और आपने चूंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखे ही नहीं ना कि आगे हालात क्या हो रहे हैं, आपने फ्यूचर फोर्स ही नहीं किया। अच्छा, अनसर्टेनिटी। अब ये कि पैसे तो मिल गए, करें क्या? भाई, अगर आप बिजनेस बेच रहे हैं तो आपके सामने प्लान होना चाहिए कि क्या करना है इसका। क्योंकि अगर आप उसका कुछ नहीं कर रहे, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी। वो पैसा जो इस्तेमाल हो सकता था अगले 6 महीने में या एक साल में कहीं पर, आपने कहीं नहीं लगाया, तो आपको नुकसान हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बढ़ गई ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस, जो मैं आपको बताने लगा था, क्योंकि आगे हमारा आखिरी टॉपिक यही वाला ही है, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। अब आपने समझ लेना है कि ज्वाइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में फर्क क्या होता है। अच्छा, उससे पहले अगर सवाल है आपका तो बताओ मुझे। नो सर। ओके, वो मैंने फिर उनको नहीं। अच्छा, वेट करो, एक मिनट, मैंने ना वो भेजा ही नहीं, लिख नहीं है। याद ही नहीं रहा फिर, और मोबाइल मेरा नीचे पड़ा बस। एनीवे, मैं भेज देता हूँ जल्दी से, जस्ट अ मिनट। ओके। अच्छा, अब हमने ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द ओनर ऑफ द बिजनेस बीइंग टेकन ओवर कवर कर लिया है। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक जो चैप्टर का रह गया है वो है जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। तो इसको जरा देख लें, स्लाइड शो से ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आपने जॉइंट वेंचर, आपने समझना है कि ये क्या होता है। जॉइंट वेंचर, ये लगता है कि मर्जर की तरह का, लेकिन एक्चुअली ये मर्जर होता नहीं है। ओके, ऑल राइट। माहिर, यू आर देयर। तो वो मैंने जरा लेट आपको भेजा है, तो मैं आपको ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्लास की, उसको देख लीजिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू लेट मी नो टुमारो। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, तो फिर मैं कल की क्लास में उसको एड्रेस कर दूंगा। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है जॉइंट वेंचर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और जॉइंट वेंचर में ये होता है कि आपके दो बिजनेसेस हैं, लेट से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, शायद नहीं लिख सकते, चलें कोई बात नहीं, हम कहीं और लिख लेते हैं।
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो बिजनेसेस हैं, ए और बी। ठीक है जी, ये इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, और अब इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर ये बनाना चाह रहे हैं। तो ए और बी जो है ना, वो अपने बिजनेसेस को जो उनके पहले से चल रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या है कि दोनों मिलके दे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट जो कि, या बिजनेस। ठीक है, लेकिन वो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस बिजनेसेस। वो इंडिपेंडेंट होगा, उसका जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। ठीक है जी। अच्छा, बिजनेसेस। और वो उन्होंने उसका, वो अब कोई भी जो भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अब वो उनको मिलके उन्होंने शुरू कर दिया, वो ए और बी भी हो सकता है। लेकिन बता रहा हूँ, ए और बी का मतलब ये नहीं है, मैं ए और बी नहीं रखता, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं रख देता हूँ इस प्रोजेक्ट या बिजनेस का नाम जी। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, और इन दोनों में ए भी अपने रिसोर्सेज को पूल अप करेगा, और अपनी जो ये शेयर करेगा रिसोर्सेज को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन दोनों को। और जो बी है वो भी ये काम करेगा, वो भी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये बी भी ये काम करेगा। अच्छा, और वो इसको रन करेंगे। ठीक है, और जॉइंट वेंचर का कोई टाइम पीरियड भी हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तब भी बंद खत्म कर देंगे, टाइम पीरियड खत्म हो गया तब भी कम खत्म कर देंगे। और इसकी जो बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है जॉइंट वेंचर की, वो है आपकी ये Hyundai, ये Hyundai हम बोलते हैं निषाद। यानी कि दो बिजनेसेस हैं, ये इंडिपेंडेंटली चलते हैं, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जॉइंट वेंचर किया हुआ है, इसको जेवी बोलते हैं। और अब वो उसके इस जॉइंट वेंचर के थ्रू वो क्या बना रहे हैं, कार्स। निषाद तो कपड़े भी बनाता है और भी चीजें हैं, लेकिन और Hyundai भी और गाड़ियां भी बनाता है और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के अंदर कार्स में ये एक नया प्रोजेक्ट है, इसमें वो रिसोर्सेज शेयर करेंगे। बाकी उनके बिजनेसेस अलग ही चल रहे हैं। आप निषाद लेने पे चले जाओ, तो वहाँ Hyundai का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। अच्छा, तो ये एक जॉइंट वेंचर है, आपने ये समझना है। तो ये मर्जर नहीं है, मर्जर में तो ये होता है कि दोनों बिजनेसेस मिलके एक ही बिजनेस बन जाते हैं, और वो इकट्ठे ही चलते हैं। इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, सारे बिजनेस इकट्ठे हो जाते हैं जहां जहां पे है। अच्छा, अब तो अब उसमें हम आगे चलते हैं कि अभी जो मैंने एग्जांपल आपको, अच्छा ये तो मर्जर की बात तो हमने कर ली हुई, जॉइंट वेंचर भी हमने देख लिया। तो अब एक चीज और जो हमने देखनी है वो है स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होती है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस में उसको हम कहते हैं ऐसे, स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है, अलायंस एलाई से ही निकला है ना, कि दोस्त आपका साथी, उसी से निकला है। तो आप दोनों साथी बन गए हैं, लेकिन किस में, वो रिसोर्सेज अब शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दोनों को कर रहे हैं। लेकिन किस चीज में, वो कर रहे हैं एनी वैल्यू चेन एक्टिविटी। एनी, किसी बिजनेस में नहीं कर रहे, किसी प्रोजेक्ट में नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट, एनी वैल्यू चेन एक्टिविटी। अब सवाल ये हुआ कि सर ये वैल्यू चेन एक्टिविटी होती क्या है, तो वो हम देख लेते हैं। वैल्यू एक्टिविटी, जो चेन एक्टिविटी है, वो स्टार्ट होती है रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज बीच में आती हैं, जितनी भी, जब तक वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाती, बनने के बाद रॉ मटेरियल को संभाल करके। ठीक है, जितनी एक्टिविटीज इनके बीच में आती हैं, और ये भी इंक्लूडेड है, इसको वैल्यू चेन एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि आपको रॉ मटेरियल के बाद वो ट्रांसपोर्ट हुई, रॉ मटेरियल वो मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचा, उसने प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके चीज़ बनाई, उसको वेयर हाउस में रखा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, पॉइंट ऑफ सेल या दुकानों पर पहुंच गया, वहां से बिक रहा है। ये सारा कुछ वैल्यू चेन एक्टिविटी में आता है। तो आप क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू चेन एक्टिविटी में आप अपने रिसोर्सेज शेयर कर लेते हैं। अब ये वैल्यू चेन एक्टिविटी कोई बिजनेस नहीं है,
ये एक एक्टिविटी है। आप इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि वो कैसे है, और मैं उसके लिए वापस जा रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जरा देखिएगा, हमारे पास जैसे ये हमें एक नजर आ रहा है एग्जाम्पल, ये बहुत मशहूर है, बार्न्स एंड नोबल मशहूर है किताबों के लिए, ठीक है। एंड स्टारबक्स वो भी मशहूर है कॉफी के लिए, होती वैसे कड़वी सी है, मैंने पी है वैसे, 12 वहां के लोगों को पसंद आती होगी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ये जो हमें नजर आ रहा है बार्न्स एंड नोबल, अच्छा आगे भी हम ये एचपी एंड डिज्नी की भी एग्जांपल नजर आ रही है, आगे सोनी रिक्सन भी नजर आ रहा है, जेएल जेएलआर एंड चेरी की भी नजर आ रही है एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखना है कि जॉइंट वेंचर कौन सा है और स्ट्रेटेजिक अलायंस कौन सा है। ये जो बार्न्स एंड नोबल एंड स्टारबक्स है, ये इन्होंने एक वैल्यू चेन एक्टिविटी में अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने ये कहा कि यार, बार्न्स एंड नोबल ने कहा कि अब लोग जो है ना, नाउ दे डू नॉट हैव एन हैबिट हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। तो बेहतर है कि हम जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म दें जहां पर कॉफी भी सर्व करें। आपको नजर आ रहा है कि ये बार्न्स और नोबल ने अपनी किताबें रखी हुई हैं, एक साहब बैठे भी हुए हैं पढ़ने के लिए, साथ में आप कॉफी का एक कप ले, वो चाय ले लें, या वो चाय कह रहा हूँ, कॉफी ले लें स्टारबक्स की, और आप वहाँ पिए ताकि रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, किताबें भी, आपका भी काम चले कि इनका बार्न्स और नोबल का, और जो उनकी कॉफी है वो भी साथ साथ बिकती रहे। तो ये एक वैल्यू चेन एक्टिविटी, और वो क्या है, ऑपरेशंस। यानी कि वो जो जहाँ सेल्स है, जो उनकी किताबों की सेल्स और उनकी कॉफी की सेल्स, तो वो आराम से तसल्ली से बैठ के पिए और किताब को देख भी लें कौन सी बाय करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो ये एक वैल्यू चेन एक्टिविटी है। इसी तरह अगर आप देखें, एचपी एंड डिज्नी, हेवलेट पैकर्ड और वॉल्ट डिज्नी मशहूर कंपनीज हैं, तो इन्होंने भी आपस में ये ऐसे स्ट्रेटेजिक अलायंस किया कि डिज्नी जो है वो जितनी भी अपनी आप कह लो कि इनके सोल्यूशन है ना, प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारे इनके जो कार्टून कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं वो एचपी करता है। तो एचपी उनको ये सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो आईटी की सर्विसेज दे रहा है एचपी। तो और वो भी एक वैल्यू चेन एक्टिविटी है जिसमें रिसोर्सेज शेयर किए जा रहे हैं। तो ये भी पूरा कोई प्रोजेक्ट या बिजनेस जो है ना वो कंबाइन नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह अगर हम ये देखें, ये प्रोडक्ट आ गया, वहां प्रोडक्ट कोई नहीं है, ठीक है, वहां वैल्यू चेन एक्टिविटीज कंबाइन में शेयर हो रही है। यहाँ एक प्रोडक्ट है, सोनी एक अलग कंपनी है, एरिक्सन एक अलग कंपनी है, उन्होंने मिलके एक प्रोडक्ट निकाल लिया, और वो क्या है, सेल फोन। लेकिन सोनी के और भी प्रोडक्ट्स हैं, एरिक्सन के और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सेल फोन के लिए इकट्ठे हो गए थे पहले। अब तो खैर जॉइंट वेंचर था, तो मैंने कहा टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो उन्होंने अलग अलग हो गया। अब सोनी का मोबाइल अलग आता है, एरिक्सन का अलग आता है, अगर आप गूगल करोगे तो। इसी तरह जेएलआर एंड चेरी है, ये जो जैगवार लैंड रोवर है, ये एक्चुअली इंडिया की कंपनी है, टाटा मोटर्स उन्होंने ली हुई है। तो उन्होंने चेरी, जो चाइनीज की एक कंपनी है, चाइना की स्मॉल कार मार्केट में मार्केट लीडर है चेरी, तो उन्होंने उनके साथ एक जॉइंट वेंचर किया और निकाल क्या रहे हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जब आप रिसोर्सेज शेयर करते हैं या किसी इंडिपेंडेंट बिजनेस में, और इस्लाम वो जॉइंट वेंचर होता है। और जब किसी वैल्यू चेन एक्टिविटी में शेयर करते हैं रिसोर्सेज को, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है। यहीं तक ही ठीक है, क्योंकि सेशन एक्सपायर होने वाला है।